अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, धांधली और संगीन इल्ज़ामात के शोर में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरला मुकम्मल हो गया है। 22 में से 20 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल हुआ, जिसका अब तक नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तों पर फतह हासिल कर चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर आगे है। अगरचे के अभी तक जो नताइज के आने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन आज जब इन इंतखाबात का दूसरा मरला शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ और बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक धमकी दी अगर धांधली का इल्ज़ामात का अजाला ना हुआ तो वो न सिर्फ एहतजाज बल्कि दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा कर सकते हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तहरीक भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मरले में भी और दूसरे मरले में भी इन इंतखाबी नताइज से बिल्कुल मुतमिन दिखाई नहीं दे रही। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे मरले के नताइज मुकम्मल होने के बाद इनको तस्लीम करने की पोजीशन में होगी या एहतजाज और दोबारा इंतखाबात करवाने के मुतालबे के साथ बाहर निकलेगी? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि नए सूबों का क़याम के मामले पर बहुत सी मालूमात सामने आ रही, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगले मरले में रेफरेंडम करवाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नए सूबों का क़याम और गवर्नेंस बेहतर करने के मामले के हवाले से चलने वाली इस मूव को एक भयानक साजिश करार दे रही है, तो MKM जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है वो नए सूबों की मुखालफत करने वाले को सबसे बड़ा गद्दार करार दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून खुद इस हवाले से अभी तक कुछ खामोश और कुछ लब कुशाई करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में नए सूबों के क़याम के हवाले से पहले से बहस जारी है। वज़ीर शहबाज शरीफ जाती उम्र में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं, आइंदा हफ्ते वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि 3 वज़रा प्राइम मिनिस्टर की डोमेन से बाहर जा चुके हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई एक्शन करेंगे या खामोशी के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इन टॉपिक पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स ख्वाजा मतीन साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बतूर राजपूत साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने दिन भर एक हल्के में आप राब्ते में थे, आप अपनी मालूमात हासिल करते रहे, कैसा रहा दूसरे मरले का ये इलेक्शन? धांधली के जो इल्ज़ामात थे उसमें किस हद तक हकीकत है और अब तक के नताइज क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? अच्छा भट्ट साहब, जो महाजीन की 12 नशिस्तें हैं वहाँ तो पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए हैं, लेकिन गो के किसी हल्के में भी उस पार्टी ने वहाँ उनके तहफ़्ज़ात रहे हैं कि यहाँ हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनको निकाला गया। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी एक हल्के में ये इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन पुरअमन इंतखाबात हो गए 12 नशिस्तों के ऊपर। अब आते हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न में एक जो हल्का है वहाँ तो रात को बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई, उस वजह से जो पोलिंग का सामान है वो नहीं पहुँच सका, अमला भी नहीं पहुँच सका, वो तो 4 अगस्त को चले गए। एक दूसरा हल्का है LA 28, वहाँ पर भी आधे हल्के में पोलिंग हुई है और आधे हल्के में सामान और अमला नहीं पहुँच सका, तो वहाँ भी अब 4 अगस्त को बाकी आधे हल्के में पोलिंग होगी। बाकी जो नशिस्तें थी 9 में से 7 पे वहाँ इंतखाबात हुए हैं और सुबह ही से, जैसे आपने अपने इंट्रो में बता दिया है कि पीपल्स पार्टी ने जो अपना एक सेल बनाया था इलेक्शन, वहाँ से हर घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ें आती रहीं कि जनाब शिकायत हमें फ़लाँ हल्के में। एक हल्के में वहाँ एक झड़प भी हुई है जिसमें कारकुन जो हैं, पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारे कारकुन मुश्ताक शाह साहब वो इंतकाल कर गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो उनको धक्का लगा है, वो हार्ट अटैक से। खासा गुज़श्ता रोज़ जो हमारे प्रोग्राम में आपने अपनी एक असेसमेंट दी थी, नताइज अब तक उसके ऐन मुताबिक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हर इलेक्शन के अंदर वो पाकिस्तान में हो, फेडरल लेवल पे हो, प्रोविंशियल पे हो या कश्मीर में हो, मुखालफिन धांधली के इल्ज़ामात तो लगाते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ लोगों से रबते थे दिन भर में, वो एक सर्टन रेशो तो कहीं ना कहीं मौजूद होती है, कोई बेज़ाब्तगी होती है, कुछ मिसमैनेजमेंट होती है। कोई जितने बड़े पैमाने के ऊपर पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है, उस टाइप की कहीं से आपको ऐसी शिकायत मिली है ग्रास रूट लेवल से? अच्छा, ये इस तरह की एक तो पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया है ना, उनके एक बतौर पार्टी जो भी तफजात हैं इलेक्शन कमीशन को दूर करने चाहिए, मैं समझता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आम जैसे आपने कहा अवामी सतह के ऊपर उस तरह की शिकायत नहीं थी। एक तरफा यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात बार बार दोहरा रही है कि हमारे साथ यहाँ ये हो गया, सदर के ऊपर हमारे हमला हो गया। उसकी भी वजाहत राना सनाउल्लाह साहब ने पेश किया, अपने हल्के पोलिंग अपना वोट पोल करने गए और वहाँ ये चीज़ें हुई। तो नून लीग की मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी बरतरी है, ठीक है, और कायम मकाम जो सदर हैं तो कश्मीर का मैदान मारते दिखाई दे नून लीग आपको?
मेरे ख्याल में उनको ये जो तीसरे मरहले की शायद जरूरत पेश ना है। अच्छा, ठीक है। उनको वो जो सादा अक्सरियत बरतरी वो इसमें वाजे हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बतूल राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बतूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बतूल साहब, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, जैसे ख्वाजा मतीन साहब ने बताया, मुस्लिम लीग नून को एक वाजे अक्सरियत दिखाई दे रही है। जो सादा अक्सरियत की बात करें और दूसरे मरले की बिलखसूस जो मुकाबला था उसमें नून लीग लीड कर रही है। पीपल्स पार्टी की जो इल्जामात हैं वो सिर्फ फेस सीविंग है या पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उसको कंसर्न है? और बिलावल भुट्टो ने जैसे आज धमकी दी कि वो एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, इंतखाबात दोबारा करवाने का मुतालबा कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस हार्ड कोर ऑप्शन को अडॉप्ट करने के मूड में है? बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आप हमारे सीनियर हैं और आपके प्रोग्राम में होना मेरे लिए फख्र की बात है। आप वन ऑफ द थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये एक्सपेक्ट खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी कि इतना क्रूशल हो जाएगा मामला, क्योंकि एक राय ये रही है कि बैलेंस करने की बात की गई कि अगर जेबी एक पार्टी के पास है तो एजे के दूसरी पार्टी के पास चला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका फॉर एनी रीजन। ऐसा नहीं हो सका और इसमें जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ये रहा है, मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो ने जैक के हवाले से एक एग्रेसिव नैरेटिव बिल्डिंग की, जो कि अपने मुताबिक वो एक सियासतदान के तौर पे कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी को अब आप देखिए, एक पार्टी को अगर सिस्टम में प्रोस्क्राइब करा दिया गया और उसी सिस्टम की एक दूसरी पार्टी उस पार्टी के साथ पॉलिटिकली इंगेज होने के ऑप्शंस दे रही है, एंड एट दैट वेरी मोमेंट वो एक सॉफ्ट निवाला नहीं है सिस्टम के लिए और जो इंतजामिया है, तो वो डेफिनेटली एक हेड्स ऑन सिचुएशन है। और उसमें ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि 15 शिकायत पीपल्स पार्टी की पहले मरहले की थी, वो एड्रेस नहीं हुई। आपने नदीम अफजल चांद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स रिगिंग हो गई है और ये हम समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बायकॉट नहीं किया। उन्होंने कहा हमें बायकॉट की ऑप्शन तो है पर हम ये ना करेंगे ना हमने किया है। और जो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का अब वो स्ट्रेच कितना कर सकती है अपने आप को, लिमिट किस लिमिट तक स्ट्रेच कर सकती है। देखिए सोहेल साहब, ये तो वो पहले ही कह चुके थे कि हम अपने ओहदों से इस्तीफा देने में, वफाकी ओहदों से इस्तीफा देने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि एजेके के बारे में कौन सोच रहा है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तो वही लड़ाई है जो हम 90s से देख रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो क्लेम करती है फेडरल में कि हम पीएमएलएन के लिए इशू टू इशू पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स करने का टाइम आता है वो तो एक इनफरादी इंटरेस्ट की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है। 20 साल में 11 वजीर आजम चेंज हुए, एजेके के इशूज तो वहीं के वहीं रहे। जब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसेस दी तो वो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। अगर पीपल्स पार्टी की शिकायत एड्रेस नहीं हुई तो वो भी नून लीग का नाइल है कि आप उनको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। लेकिन बतूल साहबा, जीबी के अंदर जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन रन की, वहां पर जो भी नताइज सामने आए, सिवाय एक मौके के ऊपर जब बजट सेशन से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने इस मामले को टेकअप किया जी कि नून लीग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बजट सेशन में नहीं जा रहे थे, लेकिन उनका ऐसा जारहाना मूड नहीं था। लगता है वो कॉन्फिडेंट थे जीबी में गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन एजे के जहां पे उनकी अपनी हुकूमत थी उसी वक्त इलेक्शन हुए आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन यहां पे बिलावल भुट्टो डे फर्स्ट से काफी फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिए, गुस्से में दिखाई दिए और वो कहीं भी रुके नहीं है, आज भी उसी तरह बोल रहे हैं। तो किस चीज ने डिफरेंस क्रिएट किया जीबी के इलेक्शन में और एजे के इलेक्शन में? मुझे लगता है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग हुई है बिलावल साहब की तरफ से कुछ इश्यूज के ऊपर, वो नैरेटिव बिल्डिंग शायद पसंद नहीं की गई। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी अपराइट एटीट्यूड। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा फैलाया जाए सियासत में, जिसकी वजह से वो हमने देखा। और ऑन दी अदर हैंड सोहेल साहब, जिस तरह से अमला नहीं पहुंचा, छोड़ दें कि उनके वो सलाहुद्दीन साहब को हाथ पे गोली लगी, ये भी छोड़ दें कि उनके जो प्रेसिडेंट है एजेके की पीपल्स पार्टी पे उनके अटैक हुआ। आप ये देखें कि कितनी बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से कि आप वहां करने क्या कहते हैं भाई, एक शख्स पे हमला हो गया और आप पूछ रहे हैं कि वो क्या करने गया। वो कह रहे हैं मैं अपनी कॉलीग को रेस्क्यू करने के लिए गया हूँ। तो ये एक एब्सोल्यूट रिगिंग का केस है। बिल्कुल ठीक। देखिए कि सिंपल मेजॉरिटी तो एक तरह से आ गई है पीएमएलएन के पास, और आगे आने वाली जो 2 मराइल है वो बिल्कुल अलामती होंगे, बीमारी होंगे। मैं 2013 से प्रैक्टिकली इलेक्शंस को कवर कर रही हूँ। हमेशा सोहेल साहब, जस्ट वन पॉइंट, कि हमेशा हम इस डिबेट में
पढ़ते हैं कि डेटा क्या है, नंबर्स क्या है, हल्का क्या है, मंशूर क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम डिस्कस क्या कर रहे होते हैं? रिगिंग। सो इट्स ऑल अबाउट रिगिंग। बिल्कुल ठीक, इट्स ऑल अबाउट रिगिंग। आदिल निजामी साहब, आप किस निगाह से देखते हैं, जैसे कि बतूर राजपूत साहिबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक उनका मौक़िफ़ है, क्या वो एक बेसिक रीज़न सामने आ रही है जिसकी वजह से उनको पीछे धकेला गया, या नून लीग का जीबी के मुकाबले में एजेके के अंदर उनकी वर्किंग बेहतर थी, बसों के अनाउंसमेंट हो, या जो उनका तरक्की का उनका एजेंडा है, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि ये डिफरेंस वाजे था पहले मरले में भी, दूसरे मरले के अंदर तो मामला वैसे ही बिल्कुल वाजे हो गया? क्या बुनियादी फर्क था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई और नून लीग जश्न मनाने की तैयारी कर रही है? थैंक यू सो मच भट्ट साहब। हमने जीबी इलेक्शन से पहले जिस तरह बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी एक्टिव वहां नजर नहीं आई थी, तो वहीं से रीड कर लिया था कि जीबी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहा है। अब जनाब कश्मीर जो इलेक्शन था उसमें मियाँ साहब कई उन्होंने जलसे किए, मरियम नवाज जो सीएम पंजाब है वो वहां पर जाकर कारकुनान को मोबिलाइज करती रही हैं, पंजाब की परफॉर्मेंस की बात करती रही हैं, बसेज और दीगर जो अनाउंसमेंट है, मुजफ्फराबाद तक के शाहरा जो तमीर करना, इस नोयत के दावे किए जाते रहे हैं, मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इस नोयत की वहां पर वादे किए जाते रहे हैं। तो उसे बजाहिर ये लग रहा था, और यही शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फील कर रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन भी बेहतर है या फिर उनको गवर्नमेंट मिलने जा रही है। तो वही फ्रस्ट्रेशन हम इंतखाबी मुहिम के दौरान भी हमने देखा कि बिलावल जो है खासे अग्रेसिव नजर आए, जीबी से ज्यादा वो कश्मीर में अग्रेसिव थे। अब पहला फेज उसके ऊपर 4 हल्कों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज था। अब ये दूसरा फेज आज जैसी जो पोलिंग का आगाज होता है, एक सीट जो है वहां पर कुछ वजूहात की बिना पर पोलिंग नहीं हो पाई, और जो आपका LA 27-28 का जो हल्का है वहाँ 52 पोलिंग जो स्टेशन है वहां पर भी पोलिंग मंसूख कर दी गई। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा तो स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पे, तो इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला वो इस पूरे इलेक्शन के ऊपर प्ले करे। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी कह लें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बड़ी मुतासिर हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद से ट्रुथ कमीशन की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे जैक है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चले जो मामला तो उसके ग्रजेस तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रजेस है उसने इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। आगे चलकर आपने अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो मसाइल आपने हल करने जो बड़े मुश्किल हैं, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन से पहले उनको एड्रेस किया जाना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि मरकज की 2 बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन में वहां जाकर हिस्सा लिया, एक दूसरे के खिलाफ कंपेन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं, वो भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठा रही हैं। तो जो नई गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म होगी वो किस तरह से उन मुश्किलात डेफिनेटली उसके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा, बिल्कुल बड़ा चैलेंज होगा नई गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो भुट्टो ने अपनी अप्रोच अभी जाहिर की है और जिस तरह पीपल्स पार्टी सोच रही है, और वो वाज़े तौर पे कहा भी था कि अगर धांधली की उनकी शिकायत का ज़ाला नहीं होता तो नून लीग समझ ले कि उनकी उल्टी गिनती शुरू। तो आदिल आपको क्या लगता है कि वाकई पीपल्स पार्टी अब उस मूव का हिस्सा बनेगी जिसके नून लीग की गवर्नमेंट की मरकज के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो? उसके लिए फिर जरूरी है कि वो अपने आईनी ओहदे छोड़ें या नून लीग के खिलाफ वो एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एहतजाजी तहरीक को चलाएं? आपको लगता है कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आता है, या ये खामोशी से बैठ जाएगी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद? बट साहब जब इलेक्शन फेज में आप अगर चंद हफ्ते पहले अगर लीडरशिप को देखें तो राना सनाउल्लाह साहब डिफरेंट टॉक शोज में थे और जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा डिफेंड करते हुए नजर आते थे और कहते थे इंतखाबी मुहिम में तो सारी चीजें हो जाती हैं। कमरुद्दीन कायरा साहब हमारे प्रोग्राम्स में, आपके प्रोग्राम्स में आते थे, वो भी यही बात कर रहे होते थे कि हम बंदूकें निकाल लें, सियासतदान है, सियासी बातें तो करेंगे, कारकुनान को वोटर सपोर्टर को माइल को करने के लिए ऐसी बातें होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे फेज में आज जिस नोयत की बातें हो रही हैं और भी तीसरा फेज बाकी है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसे तीसरे फेज के अंदर जाके इलेक्शन का पार्ट बनना है कि नहीं बनना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे फेज का बायकआउट कर देती है फिर तो जैक भी के खिलाफ वो एक अलग से गैर जमहूरी कुव्वत वहां पर जो मौजूद है पूरे मामले को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं होती तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरा मामला कहां चला जाएगा। बाकी मरकज में तो मसाइल ऑलरेडी बहुत है, चैलेंजेस आपके सामने हैं। बिल्कुल 18वीं तरमीम हो, NFC हो, वो उस मामले पे उस मामले में वापस आता हूं। एक पॉइंट आपसे जरूर लेना चाहूंगा, इक्तदार डेफिनेटली कांटों की सेज है, नून लीग अब लग जाए गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में है, गैर जमहूरी जमात जैक वो मौजूद है, पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट लाइन अडॉप्ट करने की तैयारी में है। नून लीग के लिए इस गवर्नमेंट बनाने के बाद कश्मीर के अंदर ये जो जैक वाला मामला है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, उसको कैसे हल कर पाएंगे? बातचीत होगी, कोई और रास्ता करेंगे, फाइनल ऑपरेशन होगा, कैसे मामला नून लीग की अप्रोच के मुताबिक आपको हल होता दिखाई देता ही?
देखिए, इस पूरे मामले में नून लीग की वफाकी हुकूमत की जो अप्रोच रही है, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि डायलॉग किया जाए, उनके 38 में से 35 जो मुतालबात हैं वो भी मान लिए गए और बहुत सारी चीजें आगे कहा गया कि इलेक्शन में आ जाएं, चीजें हो जाएंगी, आईनी और कानूनी जो मामलात हैं, लेकिन वो चीजें उस तरह से नहीं हो पाई। फिर जिस तरह से भट्ट साहब इलेक्शन हुआ है ना, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी बात हो रही थी कि अगर ये सियासी जमातें पहले फेज के अंदर एक हवा चलेगी जो चली, हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पर आगे है, तो दूसरा जो फेज था जिसमें महाजिर नशिस्तें थी या जो आपका मुजफ्फराबाद डिवीजन की जो इंतखाबात थे उसमें वो वेव हमें नजर आई। बिल्कुल ठीक। तीसरा जो मरला है उसमें आगे जाके क्या होगा, तो अब जो कह ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लेते हैं, वो इतनी मजबूत हुकूमत नहीं होगी कि जैक जैसे मसले को वो एड्रेस कर सके, उनको जनाब नॉर्मलाइज कर सके। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, आप किस तरह देखते हैं गवर्नमेंट बनाने की वाज़ेह पोजीशन में नून लीग इतनी क्या मजबूत होगी या नहीं, और जैक वाला जो चैलेंज है सबसे बड़ा, नून लीग कैसे उसको हैंडल करेगी? अच्छा देखिए, यहाँ गुफ्तगू मैंने सुनी है अपने बाकी कोलीग्स की भी, ये जो जैक वाला मामला है यहाँ उनसे मुज़ाकरात की पॉलिसी रही है। ठीक। 2 दफ़ा मैं अगर सख्त लफ्ज़ बोलूँ तो रियासत ने उनके आगे सरेंडर किया है। अच्छा। उनके मुतालबात माने तस्लीम किए हैं। ठीक। जब अनवर हुकूमत को रुख्सत किया जा रहा था तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि ये सही परफॉर्म नहीं कर सके, एंगेज नहीं कर सके जैक को, उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकी मकामी रियासती हुकूमत, इसीलिए इनको रुख्सत करना है। तो फिर नून लीग का ये कहना था कि यहाँ फ्रेश मैंडेट को हम की तरफ जाएं, इंतखाबात की तरफ जाएं ताकि अभी फैसला हो जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा दबाव उस वक्त डाला था कि हमें हुकूमत बनाने दी जाए और आप हमें वोट भी दें। फिर नून लीग के 2 रहनुमाओं के उस तरीके एतमाद पर दस्तखत भी लिए गए, तो उनको लिया गया। अभी भी उनका ख्याल यही था, जो लोग एजेगी की सियासत को बड़ा बरीक बीनी से जानते हैं, उन्हें इस नतायज उनके लिए गैर मुतवक्के कतन नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। ये बिलावल भुट्टो के लिए तो है जी गैर उन्होंने एक ख्याल किया था, क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि एक 8 माह का मंशूर बनाए जी, या 8 माह की हुकूमत लेंगे, एक अगले 5 साल का भी बनाए। ठीक है। तो उनकी जब किस तवक्को पूरी नहीं हो रही, तो ये सबको पता है कि नून लीग की जड़ें बनिस्बत गिलगित बल्तिस्तान के एजेके में ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि ये रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नया एडिशन है। तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत की सबसे बड़ी स्वादे आज़म जमात थी उसमें मर्ज होगी। बिल्कुल ठीक है। आप आते हैं जो आप कह रहे हैं चैलेंज, कितना बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश थी उसमें पीपल्स पार्टी किसी हद तक कामयाब हुई है। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज पीपल्स नून लीग के लिए जैक है, और पीपल्स पार्टी डिस्क्रेडिट करने के अंदर इलेक्शन को वो खालिद साहब मुताबिक कामयाब दिखाई दी रही। नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होगी तो अब देखना होगा इस इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी को 6 माह का वक्त दिया गया है। अगर उसमें वो सूबों के मामले को हल कर लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज उनके दीगर ऑप्शंस पर काम करना का सिलसिला शुरू होगा। वो दीगर ऑप्शंस क्या हैं इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारा पैनल, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नए सूबों के क़याम का मामला जोर पकड़ चुका है और इस सिलसिले के अंदर इतलात ये सामने आ रहे हैं कि इस सिलसिले के अंदर आने वाले दिनों में एक रेफरेंडम कराया जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस मामले के ऊपर अभी तक खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन ख्वाजा आसिफ की एक बयान सामने ज़रूर आया जिसमें उन्होंने कहा कि नए सूबों के क़याम के हवाले से मुस्लिम लीग नून में पहले ही ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह अपनी बिल्कुल ओपन पोजीशन ले चुकी है जो कि इसको एक भयानक साजिश करार दे रही है। ताहम MQM कहती है कि जो नए सूबों के क़याम का हामी नहीं है वो सबसे बड़ा गद्दार है। आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। आदिल निज़ाम साहब, ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ अब डेली नहीं बल्कि आवरली बेसिस पर इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बात आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा में अपने कायद नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी की, मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से इस मामले को ओपन किया है, डेफिनेटली ये मामला भी जेर बहस आया होगा, लेकिन क्या मसले में नून नए सूबों के क़याम के मामले को सपोर्ट करने जा रही है जितना ये मामला सेंसिटिव है और रेलेवेंट क्वार्टर्स की तरफ से ये मामला टेकअप हुआ है? क्या समझते हैं आप? बट साहब, सबसे पहले तो आपके जो सूबे हैं ना, इंतजामी यूनिट जो है इंतजामी बुनियादों पर, वो इस टाइम नीड ऑफ द आवर है, जरूरत है जनाब। ये तो आप पाकिस्तान में किसी से बात कर लें तो बताएगा कि पंजाब 12-13 करोड़ का सूबा है, मतलब जितनी बड़ी आबादी यूरोप का कोई मुल्क इतना बड़ा नहीं है जितनी पंजाब के अंदर कह लें कि आबादी मौजूद है। ये तो लोगों में सेंस पाई जाती है, तमाम सियासी जमातों में भी सेंस पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नए सूबों की, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने इस डिबेट को जनरेट किया है, पहले भी बात होती रही है माजी में, लेकिन इस बार जितनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है, जितना सीरियस हमें डिफरेंट हल्के नजर आ रहे हैं, DGISPR उस दिन आप भी मौजूद थे वहां पर, जिस तरह उन्होंने भी सेकंड किया मोहसिन नकवी साहब की बात को कि जनाब इंतजामी तौर पर सूबे जो है बनाने, लेकिन
विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान के मुताबिक। अब विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिशियन कहते हैं, वो तो हम अवाम के नुमाइंदे हैं तो हम बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सिंध की तकसीम नहीं चाह रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तकसीम नहीं चाह रही, जो उनका कहने के पॉलिटिकल उनका कैपिटल जिस जगह मौजूद है उसको तकसीम करना वो चाहते नहीं है, लेकिन सीरियसनेस के साथ फैसला हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर डेवलप हुई। ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी को आकर खुलकर क्रिटिसाइज किया और कहा जितना आपने सफर इतने टाइम में तय किया, आप अगर इस सिस्टम ना होता ना कर पाते। निसार खोड़ो साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ले, जरदारी साहब की मोहसिन नकवी साहब बरखुदार हैं, कल उन्होंने जनाब उनसे रेजिग्नेशन का भी मुतालबा कर दिया, आपने वो भी डेफिनेटली सुना होगा। तो सियासी जमातें अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इसको टेक ऑन कर रही हैं, तो शायद इस पर टाइम टेक किया जाएगा, फौरी तौर पर इतना रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो आप बात करें कि 6 माह का टाइम, ऑल्टरनेट क्या होगा, असल जो पर्पस है वो एनएफसी अवार्ड है, आपकी 18वीं तरमीम है, इस तरह के जो मामलात हैं कि वफाक के पल्ले कुछ नहीं बचता जनाब। ये तो वर्ल्ड बैंक की हाल ही में रिपोर्ट भी आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, जिसमें बता रहे हैं कि अगर इस तरह तो जितना अरसा भी चलते रहे वफाक जो है खसारे में रहेगा, आपका जो सिस्टम बड़ा कोलैप्स होने के करीब पहुंच चुका है। तो शायद एनएफसी की कुछ चीजें इसके जरिए बेहतर करवा ली जाए, या फिर अगर सियासी जमातें नहीं मानती तो वफाक के पास शायद इतनी पावर मौजूद होगी कि वो गवादर या कराची वाला मामला कुछ इस तरह का कोई ना कोई सिस्टम लेकर आगे। बिल्कुल ठीक, कुछ इस तरह का सिस्टम आगे लेके चलेंगे। बतूर राजपूत साहिबा, मंसूर अली खान साहब की खबर है कि उन्होंने कहा कि जब इस नए सूबों के क़याम का मामला सामने आया DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम के एक ताकतवर शख्सियत से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि नून और पीपल्स पार्टी के पास 6 माह का वक्त है, इन मामलात को हल करें, अगर हल नहीं करते तो उनके पास फिर दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। दीगर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये इस वक्त सिर्फ नए सूबों के क़याम के हवाले से कुछ दीगर मुतालबात, 18वीं आनवी तरमीम और कुछ दीगर मामलात को तय करवाने की कोशिश की जा रही है। ये वाकई मामला संजीदा है और 6 माह के अंदर नून और पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ करना होगा, कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, ये मामला संजीदा है, लेकिन ये इतना एब्रप्टली नहीं हुआ जितना लोग समझ रहे हैं। आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस के ओनर, वो भी इस डिबेट के वो लेके सामने आए थे, Exactly. सिस्टम को भी ओन करते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ गैदरिंग्स भी की, उसका हिस्सा मैं भी थी, और उन्होंने बड़ा, और कुछ और लोगों ने भी बड़ा टेक्निकली इसको एज अ सब्जेक्ट आगे लाने की कोशिश की। एंड आई वाज सीरियस टू इंटरव्यू वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि इस पे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि व्हाई डोंट यू कम अप ऑन टीवी, तो उन्होंने कहा अभी मीडिया के साथ एंगेज करना ठीक नहीं है जी। तो उस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि ये चीज इनकलकेट कर रही है सिस्टम में, ये सोच है, लेकिन इसको स्लोली डाइजेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन जब मेरे ख्याल में कि सियासी जमातों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो अब ये नौबत आ गई कि अब इसको इसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सोहेल साहब, हमारे यहाँ किसी सब्जेक्ट पे जब डिबेट करने के लिए कन्विंस किया जाए तो डिबेट तो होती नहीं है। तो मुझे लगता है ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ कि इस इशू पे डिबेट करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन डिबेट हुई नहीं। और अब ये नौबत आ गई है कि मोहसिन नकवी के थ्रू ये बात हुई है, और मोहसिन नकवी को क्यों आप एक मिनिस्टर की तरह डील कर रहे हैं। आज मैंने अपने शो में भी ये बात की है, सुहेल साहब आप ज्यादा, लेकिन ज़ाहिर है वो कैबिनेट मेंबर हैं, उन्होंने ओथ लिया है। इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी सॉलिड प्लेस। और नकवी का जो डिप्लोमेटिकली किरदार रहा है, ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं गए नेगोशिएट करने के लिए, बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं नामजद किया नेगोशिएट करने के लिए, या मरियम साहिबा को क्यों नहीं किया, या शहबाज शरीफ को खुद क्यों नहीं किया। Why Mohsin Naqvi is one of the confidants, because for any reason he's trusted in। और जब उन पे एतराज किया गया, ये मैं एज अ थर्ड पर्सन ये राय दे रही हूँ कि अगर आप दूर से देखें इस मामले को, तो इसमें न्यूट्रलिटी क्या आती है कि मोहसिन नकवी ने एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली तो परफॉर्म किया है ना, आपने तो डिप्लोमेटिकली भी नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब जब इंटरनेशनली इंटरव्यूज देते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि बाद में उसकी वजाहत देनी पड़ जाती है। लेकिन बतूल, अब ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब वो क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने राइटली फॉरम टेकअप नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं, आइंदा हफ्ते में क्या वो मोहसिन नकवी साहब को बुला के कोई उनसे बात पुरस करेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे, जैसा कि उनके बारे में इंप्रेशन है कि वो बड़ा अच्छा तरीके चलते हैं, वो सिचुएशन खराब नहीं करते? क्या आपकी रीडिंग है? मुझे लगता है ये बात हुई तब है जब सिचुएशन खराब हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि देखिए, ये जो आप मंसूर अली खान का हवाला दे रहे हैं कि मंसूर अली खान ने क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कहा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंटली ग्रज अप हो रही है चीज। अब आप देखिए कि एक पोर्शन ऑफ सिस्टम ने आपको परफॉर्म करके दिया इंटरनेशनली, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी इस इंप्रेशन की बेस पे सियासतदान इन्वेस्टमेंट लेके आए, इस इन्वेस्टमेंट की बेस पे सियासतदान गवर्नेंस ठीक करें, इस इन्वेस्टमेंट की बेस पे पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन हो नहीं रहा। अब वो जो परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास पूरी सपोर्ट है, फॉर सम रीजन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक केस में ये भी नुकता आ रहा है कि
इस दफा क्या सियासतदान परफॉर्म नहीं कर रहे, पिछली दफा इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो डिफॉल्ट करवा रहा था, उससे पहले नून लीग सही परफॉर्म नहीं कर रही थी क्योंकि वो सिसिलियन माफिया का हिस्सा थी। तो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली? तो वो कहते हैं कि वंडर बॉय की जरूरत है, वो शायद परफॉर्म कर ले। वंडर बॉय हो सकता है मोहसिन नकवी ही हो, क्योंकि जितना इस वक्त आजादी और कॉन्फिडेंस से मोहसिन नकवी बात कर रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है कि मिनिस्ट्री जा सकती है, बिल्कुल ठीक नकवी हो सकते हैं क्योंकि वो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, उन्होंने हल्के की सियासत नहीं की, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो बिलावल जो ख्वाजा आसिफ पे नहीं है वो मोहसिन नकवी पे क्यों है? मुझे लगता है ये, और जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो सुहेल साहब हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप हो जाए, हो सकता है कोई नेशनल गवर्नमेंट आ जाए। बिल्कुल ठीक खान साहब। और अक्टूबर तक ये रहा है कि हार्डली शायद अक्टूबर तक ये लोग चल सके अगर ये लोग सूबों पे कंसेंसस नहीं करते। अच्छा खान साहब, ये तो मामला 6 माह का नहीं बल्कि बतूर राजपूत साहब की ऑब्जर्वेशन है कि उससे शायद अक्टूबर तक ही ये चल सके। खान साहब, वंडर बॉय मोहसिन नकवी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 3 वुज़रा हैं जो प्राइम मिनिस्टर के से उनकी रीच से बाहर हैं। उनका इशारा गालिबन अलीम खान साहब की तरफ है, मोहसिन नकवी, और इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में यही कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की नहीं कहीं और से बात सुनते हैं। मुस्तफा कमाल साहब भी ऐड कर लें चले। तो हज़रत, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ इन वुज़रा के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे? मामला जहाँ तक पहुँच चुका है और अक्टूबर या दिसंबर का वेट करेंगे? चलें देखते हैं क्या होता है सिस्टम के साथ। क्या रीडिंग है आपकी? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट कर लेते हैं चीज़ों को। तो अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ होते तो शायद हमें ये नतीजा कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता। अच्छा, अभी गए हैं, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है, ज़ाहिरी बात है ये मामला हर सूरत ये डिस्कस हुआ होगा कि कैबिनेट का वजीर उठकर हुकूमत के खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश करता है तो हमें इस पर क्या रद्द-ए-अमल देना है। थोड़ी सी इंडिकेशन तो हमें आई है राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के बयान से कि नून लीग के जो अंदर एक बेचैनी है इस हवाले से कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो अब देखते हैं मियाँ साहब ने क्या डायरेक्शन दी है, उस पर अमल करते हैं, या मियाँ साहब ने अभी कहा भी सर झुका के चलते रहें, या शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कायल कर लिया हो कि नहीं अभी मुनासिब वक्त नहीं है। तो लेकिन मियाँ साहब की तबीयत से तो आप हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आपके मुताबिक मियाँ साहब अपनी जो माजी का उनका मिजाज रहा है माजी में, जिस तरीके से लाइन लेते हैं ऐसे मामलों के ऊपर, उसी सिलसिले पर रहेंगे या इस मरतबा उनका जो स्टेक है पंजाब गवर्नमेंट भी है जहाँ पे उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, क्या वो इस दफ़ा थोड़ी सी नरमी का मुजाहरा करेंगे, पंजाब हुकूमत को मरकज़ को बचाने की कोशिश करेंगे, या कहेंगे नहीं आ जाते हैं जिम्मेदार में? तारीखी तौर पर देखा जाए तो अगर मियाँ नवाज शरीफ यहाँ होते तो मोहसिन नकवी साहब को बरतरफ कर चुके होते। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये 2-2.5 साल में ही उनका जो टेम्परामेंट है वो लूज़ कर देते हैं। माजी की 3 हुकूमतों में रहे हैं, ये 1.5-2 साल बाद ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में यही एक दुरुस्त मौका था अगर वो खुद वज़ीर आज़म होते। ठीक है, अभी देखते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्हें कायल कर पाए हैं या मियाँ साहब ने कहा कि जाके खड़का दो। ये तो अभी हमें पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है। मैं करना चाह रही हूँ कि खड़का दो वाली पोजीशन है नहीं। अच्छा, मतलब दिस कैन नॉट बी डन। उसकी वजह ये है कि पीएमएलएन इस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की अपनी हैसियत ये है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को कह रही है कि आप रिगिंग से आए, और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से कह रही है रिगिंग से आए, और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप तो चलो रिगिंग से हैं, आप तो मुल्क तोड़ के आए। तो जो सियासी जमातें उन्हें खुद नहीं पता वो कैसी आई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आदिल निजाम साहब, इस नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिफ्ट वाज़ेह हो चुकी है। जब भी दो इक़्तिदार में जमातें हों, जब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं तो अपोजिशन अमूमी तौर पे बड़े मुश्किल वक्त में होती है, हॉट वाटर में होती है, और वो इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या लगता है कि अब इस प्रेशर जो कि गवर्नमेंट पर बिल्ड हुआ है, तो इस सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मामलात को बेहतर करने और आगे बढ़कर कि जी हम हाजिर हैं, हम आपके इस काज को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ के अपना मसला भी हल करा लेंगे? क्या लगता है आपको इस सिनेरियो के अंदर पीटीआई के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है? देखिए भट्ट साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा। सूबों वाला जो मामला था ना, इंतजामी यूनिट वाला, वो इतना आसान मामला नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ये कह लें कि पूरा इशू है। इसके ऊपर अचानक से इस नोयत की स्टेटमेंट का आ जाना, ये मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम के मौका पर पूरी कोशिश की गई, उसमें नहीं हो पाई। निजाम साहब, टाइम कम है, हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, काइंडली कंक्लूड कीजिएगा। जी जी,
तो रीजन की जो सूरत हाल थी शायद हमें थोड़ा लेट कर दिया। तो इस पे मेरे ख्याल से एक आपको सीरियस तरीके से लोगों को साथ बैठाकर बात करनी चाहिए थी। जो अब आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, माजी में तो यही होता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी एक अपॉर्चुनिटी ही गेन की थी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD साइन हो गया, उसके बाद तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने आई थी। इस टाइम बड़ी मुश्किल हालत में है, तो अगर हालात इस जानिब आगे अगर बढ़े तो डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके माइंड में ये है ना कि हम तो 1980 से इक़्तिदार में हैं, कभी बाहर भी चले जाते हैं, दोबारा भी आ जाते हैं। यही माइंडसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल ठीक, यही माइंडसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक विंडो जरूर पैदा हुई है। तमाम देख रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस क्राइसिस में से कैसे बाहर निकलते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए। हमारे साथ तीनों मेहमान थे, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।